नमस्कार। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में हम लोग मध्यकालीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बीएन मंडल विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें इतिहास प्रतिष्ठा सेकेंड ईयर मतलब बीए हिस्ट्री सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि हम लोग जब मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करते हैं या आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करते हैं या फिर प्राचीन भारत के बारे में चर्चा करते हैं तो ये शब्द जो है मध्यकालीन, आधुनिक, प्राचीन, ये केवल अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। हालांकि इस तरह के बंटवारे की शुरुआत साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों ने, जिनका हित ब्रिटिश साम्राज्य की उपयोगिता को दर्शाना था, भारत में उसकी सत्ता को उपयोगी बनाना या जनता को दिग्भ्रमित करना था, उन्होंने इस तरह इतिहास का, भारतीय इतिहास का विभाजन किया था। इस विभाजन के पीछे उनका उद्देश्य था कि आधुनिक काल को ब्रिटिश काल से जोड़कर दिखलाना, ताकि सरकार की छवि, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो उस समय भारत में राज्य कर रही थी, उसकी छवि एक सुधारक की छवि या आधुनिक युग के सूत्रपात करने वाले नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे दर्शाया जा सके। उन लोगों ने मध्यकालीन भारत को अंधकार युग का नाम दिया था। इसी तरह प्राचीन भारत को पिछड़ी हुई अवस्था वाला देश के रूप में दर्शाया था। बाद के इतिहासकारों ने इस तरह के दावे को गलत साबित किया, लेकिन हम लोगों ने इस शब्द को प्रयोग में जारी रखा ताकि अध्ययन की सुविधा के हिसाब से हम लोग प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के रूप में भारत के इतिहास का वर्गीकरण कर सकें। मध्यकालीन भारत कहने का अर्थ यह निकलता है कि जब भारत में तुर्क लोग आए, तुर्कों की सत्ता की स्थापना हुई, वह उस कालखंड से लेकर भारत में अंग्रेजों के आगमन या पलासी और बक्सर के विजय तक के कालखंड को हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कालखंड में शामिल करते हैं। भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उसकी जीत के बाद जब दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी संभाली, वहाँ से हम लोग तुर्क सत्ता की स्थापना को मानते हैं। तो आज के हम लोगों के चर्चा का जो बिंदु है वह बिंदु है कि सल्तनत काल और मुगल काल में, मतलब मध्यकालीन भारत में, इसके दोनों कालखंड, मध्यकालीन भारत को दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग जो था वो सल्तनत काल और दूसरा भाग जो था मुगल काल, मतलब जब भारत पर फिर बाबर की सत्ता स्थापित हुई, बाबर ने जीत हासिल की और हुमायूं और उसके बाद उसके वंश का शासन रहा, तो उसे हम लोग मुगल कालखंड में रखते हैं। तो सल्तनत काल और मुगल काल में जो तकनीकी परिवर्तन हुए, वे तकनीकी बदलाव उत्पादन के साधन और अर्थव्यवस्था पर अपना क्या प्रभाव डाले या उत्पादन के साधनों में बदलाव ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में क्या बदलाव डाला, इस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इस मूल बिंदु पर चर्चा करने से पहले हम लोग तकनीकी परिवर्तन क्या है इसको समझ लें कि तकनीकी परिवर्तन का अर्थ क्या है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण है। जब हम लोग आदिम अवस्था में रहते थे, मतलब जब मानव विकास कर रहा था, तो उसका जीवन एक पशु के जीवन की तरह था। वह भी गुफाओं में, कंदराओं में, पेड़ों पर कंद मूल फल खाकर रहता था या शिकार करके रहता था। और जैसे आज दूसरे जानवरों को हम देखते हैं, उसी तरह आग के बारे में इंसानों को पता नहीं था। वह शिकार करके दूसरे जानवरों को खाता था या फिर प्राकृतिक वनस्पतियों को खा पी कर अपना जीवन यापन करता था, मतलब कि एक शाकाहारी और मांसाहारी पशु के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी बौद्धिक चेतना का विकास हुआ, उन्होंने उपकरण बनाना सीखा। पहले भी हम इस टॉपिक पर, ये विषय पर चर्चा करते हुए बता चुके हैं कि सबसे प्राचीन उपकरण पत्थरों के रूप में हमारे सामने आए।
पाषाण उपकरण, पत्थरों से बनाए गए उपकरण जो अक्सर हथियार के रूप में हमारे सामने आए। आत्मरक्षा के लिए हथियार के रूप में हमने पत्थरों को इस्तेमाल करना शुरू किया, या फिर हथियार के औजार के रूप में पत्थरों को लकड़ियाँ काटने, पेड़ों से छाल को छीलने, या पशुओं को मांस को काटने, या किसी चीज़ को खोदने, पीटने, चपटा करने के रूप में पत्थरों को जो हमने हथियार मतलब जैसे कुदाली की तरह या हथौड़े की तरह प्रयोग में लाना शुरू किया, फरसे की तरह, कुल्हाड़ी की तरह पेड़ की तनाव को पत्थरों के नुकीले भाग से घिस घिस कर काटना, साफ करना, इस तरह की उपकरणों को बनाना सीखे। तो इसके लिए हम लोगों का प्रथम सामग्री जो था वो पत्थर था, और पत्थरों से हम लोगों ने जो उपकरण बनाया उसे पाषाण उपकरण कहते हैं। इसी तरह देखें कि हथियार के रूप में हम लोगों ने दूसरे जानवरों से अपनी रक्षा के लिए या किसी दूसरे जानवरों को मारने के लिए हम लोगों ने पत्थर को औजार बनाया। पत्थर को फेंक कर मारना, या पत्थर के नुकीले भाग से जैसे चाकू या बेचनी की तरह किसी चीज़ को काटना। तो उन चीज़ों के रूप में हम लोगों ने उपकरण और औजार का इस्तेमाल किया। तो वहाँ से देखें कि एक चेंजिंग आना शुरू हुआ। वहाँ से हम लोग दूसरे जंगली जानवरों के मुकाबले या दूसरे जानवरों के मुकाबले हम लोग लगातार आगे बढ़ते गए। उपकरणों का इस्तेमाल, फिर उन उपकरणों को और सहज रूप से कैसा बनाया जाए, या उसके और दूसरे चीज़ों से कैसे बनाया जाए। इसी क्रम में जब धातु की पहचान हुई, कांस्य, टीन और तांबे की पहचान हुई, फिर कांसे की पहचान हुई, फिर लोहे की पहचान हुई। तो इस तरह धातुओं से परिचय होने के बाद हम लोगों ने नए नए चीज़ों से उन उपकरणों को बनाना सीखा जो अधिक और अधिक सटीक और उपयोगी होते गए। इसी प्रकार हम लोगों ने चाक का आविष्कार किया, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाने में सहूलियत हुई। पहिए का आविष्कार किया। तो कहने का अर्थ यह है कि ये सारा चीज़ जो है ये तकनीकी परिवर्तन के कारण संभव हुआ। जैसे पहिए हम लोगों ने बनाए तो लकड़ी के पहिए बने। लकड़ी पुराने समय मतलब पहले भी थी, जब आदमी पशु की तरह था उस समय भी लकड़ी थी, और जब मनुष्य धीरे धीरे बौद्धिक विकास करता गया उस समय भी लकड़ियाँ थी। तो उन लकड़ियों को पहिए के रूप में कैसे बनाएं, ये किसी न किसी को पहले ख्याल आया होगा, और फिर उसे पहिए के रूप में बनाकर, गोलाकार बनाकर उसे यातायात के साधनों के रूप में, या उससे मिट्टी के बर्तन बनाने में, मृदभांड बनाने में उसकी उपयोगिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह के उपकरण ने जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। उसी तरह आग का आविष्कार हुआ, या फिर मगध साम्राज्य के उत्थान के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण कारक के रूप में पढ़ते हैं कि लोहे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। उससे उन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बनाए, इस्पात के रूप में ढालकर उनसे औजार बनाए, और इन हथियारों औजारों के बल पर वे अपने समकालीन अन्य महाजनपदों से काफ़ी आगे निकल गए। कहने का अर्थ है कि तकनीक, कोई भी चीज़, तकनीकी बदलाव जो है, नए नए आविष्कार जो हैं वो सहज ही जीवन को प्रभावित करते हैं, और उत्पादन क्षमता, पूरी अर्थव्यवस्था और समाज पर उसका व्यापक असर पड़ता है। जैसे औद्योगिक क्रांति जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग उस क्रांति में देखते हैं कि नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्पादन की क्षमता लगातार बढ़ती गई, और इन चीज़ों के आविष्कार ने उत्पादन की क्षमता को तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ व्यापक रूप से समाज पर उसका अपना प्रभाव छोड़ा। और समाज पर ही नहीं बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक प्रभाव हुए। नए नए चीज़ों का आविष्कार ने उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की, जिसके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रों में, शहरों में वृद्धि हुई, आय में वृद्धि हुई, दो वर्ग के रूप में सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग के रूप में समाज का विभाजन हुआ, उपनिवेशवाद का विकास हुआ। तो इस तरह कहने का अर्थ है कि इन आविष्कारों ने पूरे जीवन शैली पर अपना प्रभाव डाला। तो हम अब अपने मूल टॉपिक पर आते हैं। मूल टॉपिक हमारा यह है कि इन काल में, सल्तनत काल में और मुगल काल में तकनीकी बदलाव क्या क्या हुए, और इसने उत्पादन के साधनों पर या उत्पादन पर और अर्थव्यवस्था पर अपना क्या प्रभाव डाला। तो
इसमें एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या नई नई चीज़ें आई तुर्कों के आगमन के साथ या मुगलों के आने के साथ भारतीय समाज में क्या क्या नई चीज़ें आई। सबसे पहले देखते हैं कि तुर्कों के साथ में नाल का, घोड़े के नाल का प्रयोग शुरू हुआ। घोड़े के नाल का प्रयोग घोड़े के पैर के नीचे यू आकार का घोड़े का नाल बनाकर लोहे का नाल बनाकर ठोका जाता है या चिपकाया जाता है। इसका असर यह हुआ कि लड़ाई के दौरान या यातायात के रूप में घोड़े जो लंबी दूरी व्यतीत करते थे, उस दौरान पत्थरों से ठोकर लगने पर उसके खुर को बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिली, मतलब वो टूटने नहीं लगे बल्कि उनके खुरों की रक्षा हुई। इसीलिए घोड़े अधिक उपयोगी होते गए। जैसे घोड़े का खुर टूट जाता तो वो यातायात के साधन के रूप में महत्वपूर्ण नहीं रह जाते और उनकी उपयोगिता कम हो जाती। लंबी दूरी के तय करने में पथरीले रास्तों में अक्सर पत्थर से टकराकर उनके खुर जो हैं वो घायल हो जाया करते थे। तो अब जब नीचे उनमें लोहे का एक कवच लग गया तो वो उन्हें दूसरे टुकड़ों से, टुकड़ों का अर्थ मतलब दूसरे पत्थर के टुकड़ों से या उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने में उन्हें बचाने लगा, घोड़े के पैरों की रक्षा करने लगा। इसी प्रकार देखते हैं कि उन लोगों ने रहट प्रणाली, रहट का आविष्कार किया। मध्यकाल सल्तनत काल में रहट का प्रयोग शुरू हुआ। रहट जो कहते हैं, कुएं से पानी निकालने के लिए अक्सर देखेंगे कि कुएं के बीच में एक स्प्रिंग जैसी संरचना लगी रहती है जिस पर रस्सी को हम लटका देते हैं और उसके माध्यम से, उस स्प्रिंग के माध्यम से हम लोग रस्सी को ऊपर की ओर खींचते हैं तो जल जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बाल्टी या जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसमें भर कर आता है। इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यह हुआ कि पहले जो गहरे कुएं से पानी निकालने में ताकत लगती थी, मेहनत लगती थी, उससे काफ़ी कम मेहनत में उससे काफ़ी ज़्यादा पानी हम रहट की मदद से निकाल लेंगे। उस समय जो प्रचलित तकनीक थी कि सीधे जलाशयों से, नहरों से पानी निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में इस तरह रहट का इस्तेमाल जो है उसने जल निकालने की क्षमता में काफ़ी सुधार कर दिया। अब काफ़ी गहरे कुएं से भी हम लोग पानी निकाल सकते थे क्योंकि स्प्रिंग के साथ जो घिरनी लगी होती है वह ऊपर तक रस्सी को आने देती थी और कर्मचारी के लिए या किसान के लिए उसके उत्पादन को बढ़ाने में यह काफ़ी सहायता प्रदान की। उत्पादन को बढ़ाने का मतलब है कि खेतों में पानी की आवश्यकता या पानी की कमी को इस आविष्कार ने काफ़ी हद तक पूरा किया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पर रुकते हैं और अगले क्लास में इसी चर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।